तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगडोंग ने गॉड ऑफ लाइट की डिवाइन बोन को चबाकर उसमें मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चलते डोंगडोंग की हेवनली आई ओपन हो चुकी थी। लेकिन अब वो ट्रेजर मिंग केजिन और शियांग टियान को नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने डार्क चर्च के प्रीस्ट को खत्म करके वो दोनों वहाँ से भाग निकले ताकि इसका इल्जाम लगे ज़ाओ चेन पर। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। डार्क चर्च के लोगों ने ज़ाओ चेन पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर ज़ाओ चेन अपने डेमन गॉड हैंड टेक्निक का यूज कर उन सभी लोगों का सफाया कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ज़ाओ चेन की मुलाकात हुई राइचियस और इवल पाथ के सक्सेसर से, जो कि उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच चुके थे। ज़ाओ चेन कहने लगा कि अरे वाह, तुम लोगों से तो यहाँ पर मिलने की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। तो केली उससे कहता है, अरे वाह भाई, तू तो जिंदा बच गया। वहीं पर मॉन्क ज़ाओ चेन से कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर तो ग्रेट डीमन का मार्क है, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, शायद तुम्हें कोई मार नहीं सकता। वहीं पर फेरी शियान उससे कहने लगी कि हम तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी कलेक्ट करने आए थे, हमें लगा कि डार्क चर्च के लोगों ने तुम्हारा काम तमाम कर दिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमारी ये ट्रिप तो बेकार हो गई। वाले यहाँ पर वो ज़ाओ चेन को हाथ लगाने ही वाली थी, लेकिन ज़ाओ चेन साइड में हट गया। ज़ाओ चेन कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग मेरी खातिर यहाँ चले आए। सच बताओ तो आपकी इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तभी फेरी शियान उससे कहती है, मेरे राजकुमार, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। मुझे तो लगा था कि हमारी शादी होने से पहले ही मैं विधवा हो जाऊंगी, लेकिन तुमने तो मौत को भी चकमा दे दिया। उतने में ही वांग कह रहा था कि चलो ज़ाओ चेन तो सेफ है, अब बताओ यहाँ पर क्या करना है। क्या यहाँ से अपने अपने रास्ते वापस जाना है या फिर हमारी पुरानी दुश्मनी को सॉर्ट आउट करना है। वेल यहाँ पर ज़ाओ चेन काफी ज्यादा सोच में पड़ गया और समझ गया कि मिंग केजिन ने ही इन दोनों पाथ के लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि वो इन लोगों में झगड़े लगाकर डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सके और इस तरह से वो अपना ट्रू गोल अचीव कर लेगी। लेकिन मैं मिंग केजिन को सक्सेसफुल कैसे होने दे सकता। इसलिए ज़ाओ चेन उन सभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि आप लोगों को मेरी काफी ज्यादा फिक्र है, इसलिए तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ चले आए। इनफैक्ट आप सभी मेरे दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों में लड़ाइयाँ हो, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोई फाइट ना करे। तो फेरी शियान ज़ाओ चेन से कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं अपने राजकुमार की बात को टाल नहीं सकती। इस बार तो मैंने इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अगली बार कहानी कुछ और होगी। जिसके बाद फेरी शियान और नांगोंग ज़ाओ चेन को अलविदा कह के वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही मॉन्क और वांग भी अपने दूसरे रास्ते चले गए थे। सो इस तरह से ज़ाओ चेन इन लोगों की लड़ाई होने से रोक लिया। साथ ही उसने मिंग केजिन का प्लान भी फेल करवा दिया था। वहीं पर केली ज़ाओ चेन से पूछ रहा था कि बताओ भाई, अब तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम अपने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वापस तो नहीं जाने वाले। जिस पर ज़ाओ चेन कह रहा था कि ऑफ कोर्स नहीं जाने वाला, यहाँ पर मेरा अभी भी जरूरी काम बाकी है। मुझे चर्च ऑफ लाइट को एक स्पेशल तोहफा डिलीवर करना है और तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और अब अगले ही दिन ज़ाओ चेन कंट्री में पहुंच गया था, जहां पर उसके स्वागत के लिए वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हर एक बंदा सड़क पर उतर चुका है। सभी लोग उसे चीयर्स करने लगे। उन्हें लग रहा था कि ज़ाओ चेन ने डार्क चर्च के लोगों को हराकर गॉड ऑफ लाइट का सेक्रेड रेलिक हासिल कर लिया और अभी बंदा उस सेक्रेड रेलिक टेम्पल को वापस देने आया है। वो लोग कहने लगे कि ये बंदा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से होकर भी हमारी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा, ये तो हमारा हीरो है। और अब ज़ाओ चेन गॉड ऑफ लाइट की डिवाइन हॉल के सामने पहुंच चुका था, जहाँ पर चर्च ऑफ लाइट का प्रीस्ट ऑलरेडी उसके स्वागत में तैनात है। तो ज़ाओ चेन ने फटाफट से डिवाइन बोन वाली चेस्ट उनके हवाले कर दी। अब ये इस मास्टर को कौन बताए कि ये तो बस एक मामूली सी हड्डी थी, इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो तो डोंगडोंग ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर ली। उस प्रीस्ट ने देखा कि ज़ाओ चेन ने तो उस डिवाइन बोन पर एक रिबन बांधी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये रिबन तो बस उस हड्डी पर लगे हुए क्रैक्स को छुपाने के लिए है। अरे वो हाई प्रीस्ट ज़ाओ चेन से कहने लगा कि तुमने ये सेक्रेड रेलिक वापस लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमारे गॉड ऑफ लाइट के वफादार हो, तो तुम्हारी इस जेस्चर को हमारा चर्च ऑफ लाइट हमेशा याद रखेगा। और इतना कहते साथ ही हाई प्रीस्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दरअसल वो ज़ाओ चेन के साथ शेक हैंड करना चाहता था, मगर ज़ाओ चेन को पता ही नहीं कि हाथ में हाथ मिलाया कैसे जाता, इसलिए उसने हाई प्रीस्ट के सामने अपने ट्रेडिशनल वे में ग्रीट किया। वो कहता है कि सेक्रेड रेलिक आपके चर्च ऑफ लाइट की अमानत है, इसे वापस लाना तो मेरा फर्ज था। और तभी हाई प्रीस्ट एक गोल्डन
स्टार ज़ाओचिन को देते हुए बताने लगा। वो कह रहा था कि यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है, अब तो डार्क चर्च के लोग तुम्हें भी अपना दुश्मन मानेंगे और हो सकता है कि वो रिवेंज लेने के लिए तुम पर कभी भी अटैक कर दे। उस वक्त तुम बस ये मेडल लेकर चर्च ऑफ लाइट पहुँच जाना और हम लोग तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़ाओचिन ने भी इस तोहफे को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही वो देखता है कि यहाँ के लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। सो जिस तरह से वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का हीरो था, अब वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का भी हीरो बन चुका है। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि ज़ाओचिन और केली एक बार में पहुंच चुके हैं। केली उससे कहने लगा कि मेरे भाई चर्च ऑफ लाइट तो तुम्हारी तारीफें करते नहीं थक रहा। उन्होंने तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफें की कि तुम पूरे कॉन्टिनेंट के हीरो बन गए। सच बताओ तो तुम लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस हो और यही बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। वेल यहाँ पर ज़ाओचिन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और दिल ही दिल में कहने लगा कि पता नहीं चर्च ऑफ लाइट को ये बात समझ आई या नहीं। मैंने तो उन्हें सेक्रेड रेलिक के नाम पर बस एक हड्डी थमाई, मगर वो लोग भी काफी ज्यादा शातिर हैं। उन्होंने जानबूझकर पूरे शहर के सामने मुझे नवाजा, मुझे गॉड ऑफ लाइट का फॉलोअर बुलाया, जिसके चलते मैं बिना कुछ करे ही डार्क चर्च का दुश्मन बन गया। इसलिए अब डार्क चर्च भी मुझे मारने की प्लानिंग बना रहा है। आज न कल वो जरूर से मुझ पर हमला करेगा। वैसे तो चर्च ऑफ लाइट और डार्क चर्च एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करे या ना करे, ये पहला मुझे मारने की कोशिश करेंगे। वैसे तो प्लान्स बनाने में मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ, लेकिन इस बार चर्च ऑफ लाइट ने मुझे सरप्राइज कर दिया। साथ ही केली उससे कहने लगा मेरे भाई अब तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। डार्क चर्च हजारों सालों से एस्टेब्लिश्ड है, उनकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसीलिए उन्हें हल्के में लेने की गलती मत करना। जिस पर ज़ाओचिन कह रहा था कि मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ, ये दोनों चर्च एक दूसरे से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं। और इतना कहते साथ ही उसने चर्च ऑफ लाइट ने दिए हुए मेडल को क्रश कर दिया। ये देख केली भी थोड़ा सा सरप्राइज था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ज़ाओचिन तो काफी ज्यादा शातिर है। मैं इसे बताने ही वाला था कि चर्च ऑफ लाइट ने इस पर ट्रैकिंग डिवाइस सेटअप किया है, लेकिन इसने तो खुद होकर ही उस मेडल को क्रश कर दिया। शायद ये चर्च ऑफ लाइट की हर एक चाल को जानता था। खैर चर्च ऑफ लाइट की सिग्नेचर ट्रिक तो गई काम से, वो लोग ज़ाओचिन को उल्लू नहीं बना सकते। और तभी एक वेट्रेस इनके लिए फ्रूट्स लेकर वहाँ पर पहुँच गई। उसे देखते साथ ही केली ने इस बंदी पर भी लाइन मारना शुरू कर दी। दरअसल केली की कमजोरी थी लड़कियां। जब तक वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट ना करे उसे सुकून नहीं मिलता। इनफैक्ट वो वेट्रेस भी काफी ज्यादा थरकी थी। उसने तो केली को एक फ्लाइंग किस देकर उसे खुश कर दिया, जिसके बाद उस ज़ाओचिन से कहता है कि शायद तुम्ही ने उस बंदी को यहाँ भेजा था, चलो बताओ तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए। तो ज़ाओचिन उससे कहने लगा कि मैं होली सिटी जाना चाहता हूँ, मुझे चर्च ऑफ लाइट के हाईएस्ट टेम्पल को विजिट करना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे शहर में एक मैसेज फैलाओ। जो सुनते साथ ही केली जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था मेरे भाई तुम तो दुश्मनों को आसानी से नहीं छोड़ते, शायद बदला लेने के बाद ही तुम्हें सुकून मिलेगा। जिसके बाद ये दोनों काफी जोर जोर से हंसते हुए चीयर्स करने लगे। साथ ही डोंग डोंग को भी होश आ चुका था। और अब जैसा कि ज़ाओचिन चाहता था, अगले ही दिन केली ने पूरे टाउन में एक न्यूज स्प्रेड करी। उसने इस न्यूज के जरिए सबको बताया था कि जल्दी एक फीमेल असासिन यहाँ पर आने वाली है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। हो सकता है कि वो बंदी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के दूसरे टेम्पल पर भी हमला कर दे। वेल यहाँ पर ज़ाओचिन ने बिना किसी का नाम लिए मेंग केजिन को पॉइंट किया था और ये बात मेंग केजिन भी जानती थी, इसलिए उस ज़ाओचिन को गालियाँ देने लगी। अब ज़ाओचिन की इस हरकत की वजह से उसे अपने प्लान को डिले करना होगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम शियांग टियान को देख पाते, जो कि फिलहाल एक माउंटेन केव में छुपा हुआ था। न्यूज़पेपर्स के जरिए उसे पता चला कि ज़ाओचिन ने 4 सुप्रीम लेवल के मास्टर्स को हरा दिया। वो सभी मास्टर्स डार्क चर्च से बिलोंग करते थे, लेकिन ज़ाओचिन ने बड़ी आसानी से उनका काम तमाम कर दिया, जिसके चलते वो अब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हीरो बन चुका। और यही बात शियांग टियान को पसंद नहीं आ रही थी और शराब पीते हुए कहने लगा कि आखिर ज़ाओचिन इतनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कैसे कर रहा। मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि वो बंदा मुझे पीछे छोड़ दे, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब मैं भी क्लोज डोर ट्रेनिंग करने जा रहा और तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक कि मैं 5वीं लेवल पर पहुंच न जाऊं। मैं जरूर से उस ज़ाओचिन को पीछे छोड़ दूंगा। बस
बस एक बार ये मेरा नशा उतर जाए फिर मैं फटाफट से कल्टीवेशन की शुरुआत करूंगा। और इतना कहते साथ ही शियांग टियान ने उल्टियाँ निकालना शुरू कर दी। दरअसल ये बंदा ज़ाओ जन की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। उसने शियांग टियान का सारा लाइमलाइट चुरा लिया। इनफैक्ट ज़ाओ जन इसकी कुंडली का शनि बन चुका था जो इसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और अब हमें सीधे कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर ज़ाओ जन होली सिटी जाने के लिए निकल चुका है। केली उसे कह रहा था मेरे भाई वहाँ जाने के लिए तुम मेरे इस यूनिकॉर्न का इस्तेमाल करो, ये तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन पर पहुँचाने के बाद दोबारा से अपने आप वापिस आ जाएगा। तो ज़ाओ जन भी खुश होते हुए केली का शुक्रिया अदा करने लगा, जिसके बाद उस यूनिकॉर्न पर सवार हो जाता है। अब उसका अगला डेस्टिनेशन था होली सिटी, जहाँ पर चर्च ऑफ लाइट का सबसे एंशिएंट टेम्पल है। ज़ाओ जन को उम्मीद थी कि यहाँ से उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ज़ाओ जन के साथ साथ डोंगडोंग भी इस सफर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो तो इतनी ज्यादा स्माइल कर रहा था मानो उसने अपने मुंह में हैंगर लटका के रखा हो। सच बताया जाए तो डोंगडोंग को इतना खुश मैंने पहला कभी नहीं देखा। वेल इनका सफर काफी ज्यादा लंबा था तो ये लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने फिशिंग करना शुरू कर दी ताकि खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। डोंगडोंग ने देखा कि ज़ाओ जन मछलियाँ तो पकड़ रहा है लेकिन वो साइज में काफी ज्यादा छोटी थी और इन छोटी मछलियों से तो डोंगडोंग का पेट नहीं भरने वाला, इसीलिए उसने सीधे जाकर पानी में छलांग लगा दी। ज़ाओ जन भी देखना चाहता था कि डोंगडोंग कौन सी फिश लेकर बाहर आएगा और उतने में डोंगडोंग अपनी साइज से 100 गुना बड़ी फिश लेकर बाहर आया। और फिर क्या अगले ही सीन में हमें बस इस मछली का हड्डियों का ढांचा दिखाया गया क्योंकि इसका सारा मांस तो डोंगडोंग के पेट में जा चुका है। और अब ज़ाओ जन हमें बताने लगा कि एक बार मुझे मेरे फादर ने कहा था कि कल्टीवेशन की पाथ पर ऊंचाइयां हासिल करने के लिए तुम्हें सेक्लूजन में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये एक ऐसा सफर है जिसमें तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा और जैसे ही तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे उसके साथ साथ तुम्हारा माइंड भी ट्रेन हो जाएगा। जितनी बार तुम्हारे सामने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्रिएट होगी तुम उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। इस दुनिया में जो केओस मचा है तुम उसमें भी खुद को ट्रेन कर सकते हो। बस एक सच्चे वॉरियर के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पहला इंसानी दिलों को समझना होगा और फिर अपने टेक्निक को मास्टर करो। उसी वक्त तुम्हारा माइंड और स्किल एक हो जाएगी। वेल यहाँ पर ज़ाओ जन ने ये सारी बातें याद करते हुए अपने कल्टीवेशन की शुरुआत की थी। वेल उसने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के डार्क चर्च के मास्टर के साथ जो फाइट की थी उसमें उसका माइंड काफी अच्छे से ट्रेन हुआ और जैसा कि ज़ाओ जन के फादर ने उसे बताया था कि बॉडी की ट्रेनिंग यानी कि माइंड की ट्रेनिंग, उसने बैक टू बैक कई सारे बैटल्स की थी तो आज वो उस कसरत का बेनिफिट उठाने के लिए भी तैयार है। सो गाइस जब एक कल्टीवेटर काफी इंटेंस फाइट में पार्टिसिपेट करता है उस वक्त उसके ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस में उसकी एनर्जी काफी तेजी के साथ सर्ज होकर उसकी मेरिडियंस को टेम्पर करती है और यही सेम ज़ाओ जन के साथ हुआ था। उसने लगातार बैटल करने की वजह से आज वो 5वीं लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि उसने एक बार फिर से शियांग टियान को पीछे छोड़ दिया था। वेल यहाँ पर ज़ाओ जन की बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी कि यूनिकॉर्न की नथुनियां भी हिलने लगी और इस तरह से ज़ाओ जन अपने अगले सफर के लिए तैयार हो चुका। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लैंड ऑफ 100 बैटल का नजारा दिखाया गया। ज़ाओ जन कह रहा था कि इस बंजर जमीन ने न जाने कितनी सारी एंशिएंट बैटल्स को विटनेस किया होगा और अभी इलाका 2 एम्पायर्स को जोड़ने वाली बॉर्डर भी माना जाता है। वैसे तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, लेकिन चर्च ऑफ लाइट के इंटरवीन करने की वजह से ये सफर मेरे लिए आसान हो गया। और उतने में डोंगडोंग उसे बताने लगा कि पहला तो मुझे लगा था कि ये मेरी हेवनली आए हैं, मगर ये स्टूपिड रेलिक तो मेरे सिर पर एक हॉर्न जैसा ग्रो हो रहा, मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा है। इससे तो मेरा लुक पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और फिर कभी कोई फीमेल ड्रैगन मुझ पर लाइन नहीं मारने वाली। अगर ये हॉर्न इतनी ही तेजी के साथ ग्रो होती गया तो मैं भी तुम्हारी जैसा सिंगल ही मरने वाला हूँ। तो ज़ाओ जन उसे लाड दिखाते हुए कहने लगा कि ना मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, इनफैक्ट इस हॉर्न की वजह से तुम और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। तो डोंगडोंग उस पर नाराज होते हुए कहने लगा कि यही तो हम दोनों की सोच में फर्क है, मुझे लड़कियों जैसा क्यूट नहीं दिखना बल्कि मुझे तो कूल दिखना है। जो सुनते साथ ही ज़ाओ जन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि शायद मेरा क्यूट सा डोंगडोंग अब जवान होने की कगार पर है, इसीलिए तो वो अपने लुक्स को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो रहा। और उसी वक्त ज़ाओ जन को फील हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा
है तो वो फटाफट से यूनिकॉर्न से नीचे उतर गया। वो कह रहा था कि मैं काफी दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि डार्क चर्च का सब्र पूरी तरह से खत्म हो गया। फाइनली आज वो मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उतने में ज़ाओचन पर एक स्नेक अटैक हो गया, मगर उसने बड़ी आसानी के साथ इस हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद फाइनली वो अटैकर ज़ाओचन के सामने अपीयर हो जाता है। ज़ाओचन दिल ही दिल में कहने लगा कि इस बंदे की ऑरा तो मुझसे काफी ज्यादा सिमिलर है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक ही ओरिजिन से बिलोंग करते। वेल, इस बंदे का नाम है युआन और ये डू क्लैन से बिलोंग करता था। और अब युआन बड़े स्टाइल के साथ ज़ाओचन से पूछने लगा कि क्या तू ही ज़ाओचन है? मैंने तेरी काफी सारी तारीफें सुन रखी। ऐसा कहा जा रहा कि तू इस यंग जनरेशन का हीरो है, तो क्यों ना आज तेरी ताकत को चेक किया जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तू वाकई इस हीरो के टाइटल को डिजर्व करता है या लोगों ने एवे ही तुझे अपने सर पर चढ़ाया। और इतना कहते साथ ही युआन ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। उसने अपनी हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर ज़ाओचन काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो ज़ाओचन भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका। जिसके बाद वो युआन से कहने लगा कि ये तो मेरी हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक है, फिर तूने इसे मास्टर कैसे कर लिया? तभी युआन उससे कहता है कि सच बताओ तो पहला मुझे लगा था कि ज़ाओचन ये नाम ही फेक है, तो कोई और ही बंदा होगा, मगर आज तूने अपनी इस टेक्निक को दिखाकर ये साबित कर दिया कि तू चेन ज़ान का ही डिसेंडेंट है। तू तो वही बंदा है जो 10,000 साल पहले मारा गया था और आज दोबारा से जिंदा हो गया। वेल, उसकी सारी बातें सुनकर ज़ाओचन काफी ज्यादा शॉक था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि यही तो मेरा सबसे ग्रेट सीक्रेट है, जो कि मेरे और हेवन डिफाइंग डिवाइन डीमन के अलावा और कोई नहीं जानता। मैंने तो आज तक कभी भी सीक्रेट को रिवील नहीं होने दिया और ना ही ये किसी को पता चलना चाहिए। तो ज़ाओचन उसके सामने अनजान बनते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो युआन कह रहा था ज़ाओचन तू चाहे कितनी ही मर्जी झूठ क्यों ना बोले, लेकिन तेरी टेक्निक झूठ नहीं बोल सकती। अब ज़ाओचन को पता चल गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा टेढ़ा है, तो उसने डोंगडोंग को छुपने का इशारा कर दिया ताकि वो इस बंदे के साथ खुलकर डील कर सके। ज़ाओचन इतना तो समझ गया था कि ये बंदा किसी न किसी तरह से उसके क्लैन से कनेक्टेड है। और उतने में युआन उससे कहने लगा कि ज़ाओचन मैं तुझे अपना नाम बताना चाहता हूँ ताकि तुझे मालूम हो कि तू दू युआन के हाथों शिकार बना था। और इतना कहते साथ ही इन दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। ज़ाओचन उस पर अटैक करते हुए कहने लगा कि तू तो मेरे क्लैन से बिलोंग भी नहीं करता, तो फिर तुझे मेरे चेन क्लैन की सीक्रेट आर्ट कैसे पता चली? तो युआन उस पर पंच हिट करते हुए कहने लगा कि तुझे खत्म होने से पहले मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। मुझे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तू सस्पेंस में मारा जाए, वरना तो जहन्नुम में जाने के बाद भी तेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलने वाला। वेल, यही सारी बातें करने के दरमियान ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल अटैक कर रहे थे और इस बार ज़ाओचन को इस बंदे से निपटने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि इन दोनों की टेक्निक और ऑरा एकदम सेम थी, जिसके चलते ज़ाओचन को ऐसा फील हो रहा था मानो वो अपने ही किसी फॉर्म के साथ मुकाबला कर रहा हो। इसी दरमियान ज़ाओचन ने उस बंदे पर कई सारे पावरफुल स्लैशेस रिलीज कर दिए, लेकिन युआन तो बड़ी आसानी से उन्हें काउंटर कर लेता है। वो कह रहा था ज़ाओचन तू मुझे हरा नहीं सकता, आफ्टर ऑल मैं चौथी रैंकिंग का वॉरियर हूँ। तो ज़ाओचन उस पर अटैक चार्ज करते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से तूने अपनी पावर्स पर इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अगर मेरे बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कर लेता तो शायद तुझे ये घमंड ना होता। तुझे शायद ये बात पता नहीं होगी, मैंने डार्क चर्च के 5वीं रैंकिंग वाले 4 बंदों को निपटा दिया, तो तू भला किस खेत की मूली है, मैं तो तुझे आसानी से उखाड़ दूंगा। जिस पर युआन कहने लगा कि कल्टीवेशन की दुनिया में रैंकिंग मायने नहीं रखती, अगर तुम्हारी मिस्टिक आर्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो तो चौथी लेवल का बंदा भी 5वीं रैंकिंग वाली पावर को हासिल कर सकता। बस इसके लिए तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं उन चारों को बस कुछ ही पलों में जहन्नुम में भिजवा देता, वो भी बिना खुद पर कोई स्क्रैच लिए। लेकिन मैंने सुना था कि उन लोगों ने तुझे कुत्ते जैसा भगाया और उसके बाद तूने उनका खात्मा किया। इनफैक्ट तब तक तो तेरी हालत अधमरी जैसी हुई थी, ऐसी जीत किसी काम की नहीं। और अब यहाँ पर युआन ने ज़ाओचन को काफी पीछे ढकेल दिया था। साथ ही साथ उस ज़ाओचन पर जंप लगाते हुए कहने लगा कि तेरी प्रोफाउंड आर्ट एनर्जी मिक्स कलर की ऑरा को रिलीज करती है, यानी कि तेरी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा में कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी। और अब एक बार फिर से इन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैश होने लगे। इन दोनों की एनर्जी ने तो पूरे रेगिस्तान की वाट लगा दी थी। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डोंगडोंग भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे पता है इस बार का ज़ाओचन का अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो
तो इसे हराना ज़्याओचन के लिए आसान नहीं होने वाला। इधर ज़्याओचन और युआन एक दूसरे पर मल्टीपल अटैक कर रहे थे। युआन उसे बता रहा था कि मेरा डू क्लैन 10,000 सालों से इस दुनिया पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा, हमें ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर माना जाता है और इसी वजह से आज मैं तुझे खत्म करने आया हूँ ताकि तेरे नंबर 1 टाइटल की धज्जियां उड़ जाए। तो एक हीरो नहीं बल्कि एक लूजर है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। तेरा तो अस्तित्व भी हेवन के खिलाफ है, इसलिए आज तुझे खत्म करके मैं इस दुनिया को बताना चाहूंगा कि एक सच्चा वॉरियर तू नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे अंदर एक रॉयल ब्लड लाइन है। वेल यहाँ पर इन दोनों के हेलबर्ड्स आपस में टकरा गए थे। साथ ही दोनों भी एक दूसरे की पावर का अंदाजा लगाने लगे और फिर एक जोरदार क्लैश के बाद ये दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। युआन कह रहा था कि तेरा फुटवर्क बेकार है, साथ ही तेरा ब्लड भी ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता और इसी वजह से तेरी गोल्डन प्रोफाउंड आर्ट पूरी तरह से करप्ट हो गई। तेरे जैसा लूजर तो इस महान टेक्निक का मजा भी नहीं उठा सकता। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में छलांग लगा दी। साथ ही साथ उसने न जाने कितने ही सारे हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को एक्टिवेट कर लिया था। वेल युआन की बातें सुनकर ही ज़्याओचन के खून में मानो आग लग गई। उसने ठान लिया कि अब वो इस बंदे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं पर युआन उसे बता रहा था कि प्रोफाउंड आर्ट पर बस मेरी डू क्लैन का ही अधिकार है, कोई हमारी टेक्निक पर हक नहीं जमा सकता और तू तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तू हमारे प्रोफाउंड आर्ट के लायक ही नहीं है। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को ज़्याओचन की तरफ रिलीज कर दिया। लेकिन ज़्याओचन का रवैया बदल चुका है, उसकी डिमोनिक साइड उस पर भारी हो चुकी थी। वो उससे कहने लगा कि क्या कहा तूने, मेरी ही टेक्निक मेरे लायक नहीं है। और अब ज़्याओचन ने काफी तेज रफ्तार के साथ जाकर उस बंदे के हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वैसे तो ये पाम ज़्याओचन को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन अब वो ज़्याओचन के हाथों खुद ही तबाह हो रहे थे। और अब उन पाम्स को क्रश करने के बाद ज़्याओचन ने युआन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया और फॉर द फर्स्ट टाइम युआन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्याओचन के पास ये अजीब सी एनर्जी कहाँ से आ गई। वो हैरान होते हुए ज़्याओचन से कहने लगा कि मेरी एनर्जी काफी ज्यादा प्योर है, दूसरे क्लैन के लोग तो मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो तेरी ये करप्टेड और गंदी एनर्जी मुझ पर हावी कैसे हो गई। मगर उसने तो ये सारी बातें कर ज़्याओचन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि ज़्याओचन को पता चल गया कि उसके क्लैन की प्रोफाउंड आर्ट अब कई सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो युआन पर अपनी एनर्जी से अटैक करते हुए कहने लगा कि तेरे क्लैन ने मेरे क्लैन की टेक्निक को चुराया है और इसीलिए तुम सभी लोग मौत के हकदार हो। वेल यहाँ पर युआन ने ज़्याओचन के अटैक को काउंटर करने के लिए अपने सामने एक डिफेंसिव शील्ड फॉर्म कर ली थी। वो तो इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें युआन नाकाम हो गया और फाइनली वो घायल होकर जमीन पर पटक जाता है। और तभी ज़्याओचन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि तेरा इंपीरियल डू क्लैन बस एक चोर है। ईस्टर्न कल्टीवेशन की दुनिया में मैंने कभी भी तेरे डू क्लैन का नाम नहीं सुना था। जिस पर युआन बताने लगा कि हमारे डू क्लैन की ब्लड लाइन पर कर्स है, वरना हम कब का ही राइज हो जाते, फिर तो पूरी इस दुनिया पर हमारी ही हुकूमत होती। अब इस कर्स का जिक्र सुनते साथ ही ज़्याओचन हंसने लगा। वो कहने लगा युआन अब मैं सारी कहानी समझ चुका हूँ। 10,000 सालों पहले मेरी ही चेन फैमिली ने ये टेक्निक तेरी फैमिली को पास डाउन की थी। उन्होंने ये टेक्निक तुम्हें फ्री में तो नहीं दी थी, बल्कि तुम्हें एक जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और अब यहाँ पर हमें 10,000 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। ज़्याओचन की फादर यानी कि चेनज़ैन डू फैमिली के बंदे से कहने लगे कि तुम्हारी डू फैमिली कई सालों से हमें सर्व करती आ रही, तुम्हारी फैमिली ने हमेशा हमारे साथ वफादारी निभाई और इसी वजह से मैं मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक यानी कि प्रोफाउंड आर्ट का फर्स्ट वॉल्यूम तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे काफी अच्छे से मास्टर करो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक ब्लड ओथ लेनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तुम्हारी फैमिली की ब्लड लाइन भी सेक्लूजन में जानी चाहिए। अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पर आगे मत बढ़ाना और फिर 10,000 साल बाद जब मेरा बेटा दोबारा से वापस आएगा तब तुम मेरे बेटे को फॉलो करोगे और उस वक्त मेरा बेटा ज़्याओचन प्रोफाउंड आर्ट का सेकंड वॉल्यूम तुम्हें पास डाउन करेगा। तो डू फैमिली के बंदे ने भी इस ब्लड ओथ को एक्सेप्ट कर लिया और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। ज़्याओचन युआन से कह रहा था कि तेरी डू फैमिली हमेशा से ही मेरी चेन फैमिली की नौकर थी। तूने जैसे ही देखा कि मेरे फादर जा चुके हैं तो तूने उन्हें धोखा दिया। तू तो वो कुत्ता है जो अपने ही मालिक के हाथ को काट बैठा। जो सुनते साथ युआन ज़्याओचन पर एक और पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ज़्याओचन ने उसके पंच को होल्ड कर लिया और फिर ज़्याओचन ने उस पर ऐसा जोरदार पंच हिट किया कि वो पूरी जगह तबाह हो गई। ज़्याओचन उससे कहने लगा कि वैसे तो मैंने स्पेशल टेक्निक डार्क चर्च के लिए डिजाइन की थी, लेकिन कोई
बात नहीं, अब मैं इसे तुझ पर ही इस्तेमाल करूंगा। और इतना कहते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक फॉर्म अपीयर हो चुका था, जिसे देखते साथ ही युआन की फटके 4 हो गई। वहीं पर ज़ाओ चेन अपनी तलवार को फोर्ज करते हुए कहने लगा कि आज मैं उस गुलाम का खात्मा करूंगा जिसने मेरी फैमिली को धोखा दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।